यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया है लास्ट चैप्टर में, दैट वाज द रोल ऑफ अकाउंटिंग, कि किस किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं, किस किस्म के साइकिल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में रन होते हैं, उसमें कंप्यूटर या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या रोल होता है जो हमारा काम काफ़ी इजी कर देते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की हमने थोड़ी सी बात की थी। अब इसके बाद फर्दर चलते हैं। अब आप लोगों को ये तो पता है कि अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली क्या होता है, परचेज साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। अब हम फर्दर देखेंगे कि अकाउंटिंग में जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने किसी भी अकाउंटिंग साइकिल या पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल में, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल दैट से सेल्स साइकिल की अगर हम बात करें या हम परचेज साइकिल की बात करें या पेरोल की बात करें, तो ये सारे साइकिल्स जो हैं ये अकाउंटिंग साइकिल का, ये मेन अकाउंटिंग साइकिल का ही पार्ट होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये तो पता है कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हमने ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कैसे करना है। ऑब्वियसली आपकी जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेट्स से सेल्स ट्रांजैक्शन, आप सेल कर रहे हैं सारे दिन में। अब कंसीडर करें कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि इनकम स्टेटमेंट है, साल के एंड पे हमने रिपोर्ट करना है कि हमारी टोटल इनकम या रेवेन्यू कितना हुआ। बट पॉइंट ये है कि सेल्स जो है पूरे थ्रू आउट द ईयर, 365 डेज अ ईयर फॉर एग्जांपल हम सेल्स कर रहे हैं। अब अगर हम किसी रिटेल स्टोर की बात करें, वो दिन में मे बी 1000 ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। सो टिल द एंड ऑफ द ईयर कितना बड़ा वॉल्यूम हो जाएगा उस ट्रांजैक्शंस का, और उनको फिर प्रॉपरली क्लासिफाई करना, उनको कंट्रोल करना, ये एक पूरा काम होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारी किस्म की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब इन ट्रांजैक्शंस को हम कंट्रोल कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? इन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको आईसीएस कहते हैं या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ये आईसीएस या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। ओके, सो आईसीएस या इंटरनल कंट्रोल के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। एक पर्पस ये होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग सिस्टम में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करने में हेल्प करें। ये हमें हेल्प करते हैं हमारे एसेट्स को कंट्रोल करने में। ये हमें हेल्प करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में। और भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं, जैसे फाइनेंस फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, तो उन सब को प्रॉपरली कंट्रोल करने में ये आईसीएस या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमें हेल्प करता है। अब यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का क्या रोल है अकाउंटिंग से रिलेटेड, हम इसको इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। यहाँ तक क्लियर है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट और दूसरे होते हैं कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल डायरेक्टर्स ने, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टर्स ने ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट किस तरह का बिल्ड किया हुआ है। सो कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होता है? ओवरऑल एटीट्यूड्स, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। अब पहली बात तो ये है कि दिस इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि उन्होंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या उसके कंट्रोल इन्वायरमेंट या उसके कंट्रोल प्रोसीजर्स, इन सब को बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा कंपनी के डायरेक्टर्स की होती है। अब हमेशा ऐसा भी नहीं है कि सारे कंट्रोल प्रोसीजर्स डायरेक्टर ही बना रहे होते हैं। डायरेक्टर्स फिर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं मैनेजर्स को, या मैनेजर्स जो हैं वो सुपरवाइजर्स को डेलीगेट कर सकते हैं या लेबर को डेलीगेट कर सकते हैं। बट ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बिल्ड करने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी डायरेक्टर्स की ही होती है। अब एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट, बेसिकली कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का इन्वायरमेंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में या डायरेक्टर्स हैं वो कितने कमिटेड हैं अपनी ट्रांजैक्शंस या एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने कौन से प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं या इन प्लेस किए हुए हैं ताकि वो उन रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें, उन रिस्क को रिकग्नाइज कर सकें, उनको मिटिगेट कर सकें। अब स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर स्ट्रेटजीज डीलिंग विद सिग्निफिकेंट रिस्क। डायरेक्टर्स ने या मैनेजर्स ने जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई मार्केट रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है या कोई भी किसी किस्म का रिस्क है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। तो एक क्लियर स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है बिजनेसेस के साथ ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनकी स्ट्रेटजीज तो होती हैं रिस्क को डील करने के लिए, लेकिन उनकी स्ट्रेटजीज इतनी क्लियर नहीं होती, बहुत वेग होती है या उनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, तो उनको टाइम पड़ने पे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, कंपनीज कल्चर, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एचआरएम पॉलिसीज, ये सब मिलके आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट को बनाते हैं कि कंपनी का कल्चर क्या है। अब हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं कि नेशनल कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है, पावर स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं कंपनी का कल्चर बनाती हैं। इसके बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए हमने क्या पॉलिसीज बनाई हुई हैं, एक एम्प्लॉय का सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर क्या होना चाहिए या एक स्टैंडर्ड बिहेवियर किसी भी एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो कस्टमर से डील कर रहा है, सप्लायर से डील कर रहा है, तो उनका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमने पॉलिसीज बनाते हैं। एचआरएम की पॉलिसीज बनाते हैं। बेसिकली एचआरएम की पॉलिसीज बनाने का मकसद ये होता है कि अच्छे काम के लिए हमने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करना है, और अगर वो बुरा काम करेगा या अंडर परफॉर्मेंस देगा तो उसको हमने काइंड ऑफ पनिशमेंट भी देनी है। तो ये सारी की सारी एचआरएम पॉलिसीज में आ जाती हैं। इसके बाद सीनियर मैनेजमेंट डिमॉन्स्ट्रेटिंग वैल्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल इन्वायरमेंट का, कि डायरेक्टर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने इंटरनल कंट्रोल का एक इन्वायरमेंट बिल्डअप करना होता है या कंट्रोल इन्वायरमेंट बिल्डअप करना होता है। अब वो कैसे बिल्डअप करते हैं कि वो उनके एटीट्यूड से शो होना चाहिए कि दे आर कमिटेड टूवर्ड द कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कंट्रोल्स बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स बना रहे हैं डायरेक्टर्स, और वो मैनेजर्स और बाकी एम्प्लॉय से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, बट वो खुद उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट बिल्डअप नहीं हो सकेगा। एम्प्लॉय ये सोचेगा कि अगर डायरेक्टर्स ही फॉलो नहीं कर रहे तो हमें क्या ज़रूरत है फॉलो करने की। इसके बाद क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, हर चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इन राइटिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि एक बंदा है या एक मैनेजर है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसके पास क्या अथॉरिटी है, कितनी अथॉरिटी है, और कल को जब कोई चीज़ गलत होगी या वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा या कोई रिस्क अकर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो कौन उसके लिए अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई एरर्स आ रहे हैं या मिस्टेक्स आ रही हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, आंसरेबल कौन होगा। आफ्टर दैट, कम्युनिकेशन टू एम्प्लॉयज अबाउट एक्सपेक्टेशंस। अब डायरेक्टर्स ने पहले तो अपने बिहेवियर से डिमॉन्स्ट्रेट करना है दैट वो कितने कमिटेड हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड सेकेंडली उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट भी करना है एम्प्लॉयज़ को कि हम आपसे चाहते क्या हैं। जो एम्प्लॉयज़ आपकी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो डायरेक्टर्स उनको बताएंगे कि हमें आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए साल के एंड पे, और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए बल्कि ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स या सिग्निफिकेंट एरर्स से फ्री हों। हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए कि आप गलत गलत बना दो उसमें, या उसमें एरर्स हों या उसमें मिस्टेक्स हों। हमें ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए जो हमारे बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन या परफॉर्मेंस को शो करें। इसके बाद, पीपल हैव स्किल्स एंड नॉलेज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, एंड आपने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब डायरेक्टर्स को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रिस्क फेस कर रही है, उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजीज भी बना दी,
बट उसके बाद डायरेक्टर्स को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप जो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्किलफुल एंड कॉम्पिटेंट भी हैं कि नहीं। वो उन जब कल को रिस्क अकर होगा और उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड करना होगा, सो आर दे कॉम्पिटेंट इनफ कि वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। अगर नहीं तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करवाएं, सेमिनार्स अरेंज करवाएं, जिसमें उनकी अवेयरनेस में इजाफा हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन से रिस्क हम फेस कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे हम उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल इन्वायरमेंट, जो हमने देख ली है कि एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या होगा और कैसे पता चलेगा किसी को भी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। एंड सेकेंडली कंट्रोल प्रोसीजर्स होने चाहिए। अब कंट्रोल प्रोसीजर्स बेसिकली किस किस्म के हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक कंट्रोल प्रोसीजर की एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऑथराइजेशन, कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हमने किसी भी जूनियर ने अपने सीनियर से उसको ऑथराइज करवाना है। अब ये क्या है? ऑथराइजेशन जो है ये एक कंट्रोल प्रोसीजर है। इसी तरह और भी डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में हम जाके पूरे डिटेल में डिफरेंट किस्म के कंट्रोल प्रोसीजर्स को भी डिस्कस करेंगे, बट मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दी है ऑथराइजेशन। एक और हो सकता है, फॉर एग्जांपल सेफ गार्डिंग योर एसेट्स या सेफ गार्डिंग ऑफ कैश, कि आपका जो कैश है उसको आपने सेफ गार्ड करना है कि वो किसी गलत बंदे के हाथ में आपकी कंपनी का कैश ना चला जाए। अब ये क्या है? ये कंट्रोल प्रोसीजर है। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं कंट्रोल प्रोसीजर को और इंटरनल चेक्स दोनों को कंफ्यूज करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल प्रोसीजर एंड इंटरनल चेक। सेफ गार्डिंग योर कैश ये आपका कंट्रोल प्रोसीजर हो सकता है। इस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट चेक्स हो सकते हैं। कैश को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप पैटी कैश की रिकंसिलिएशन कर सकते हैं ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, तो ये क्या होगा? इंटरनल चेक होगा। या आप बैंक रिकंसिलिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? बेसिकली ये आपके इंटरनल चेक्स हैं।